बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में एलजीब्रा फैक्टराइजेशन की थी। एलजीब्रा फैक्टराइजेशन में हम किसी भी मैट्रिक्स को दो डिफरेंट मैट्रिसेस में फैक्टराइज कर देते हैं। एक को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू एल यू हम कह देते हैं। और इससे हमें फायदा ये होता है कि जब हम लीनियर सिस्टम लेते हैं एक्स इक्वल टू बी, इसमें ए मैट्रिक्स है उसकी ये फैक्टराइजेशन हम यूज करते हैं, एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। फिर हम यू एक्स इक्वल टू वाई करते हैं और एल वाई इज इक्वल टू बी करते हैं। तो एल वाई इज इक्वल टू बी, यहाँ पे जब हम वाई फाइंड करेंगे तो हमारे पास फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करके हम वाई की वैल्यू फाइंड कर लें, और वाई की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे हम बैक पर सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब एलयू फैक्टराइजेशन ये उसी वक्त पॉसिबल होती है जब हमारे पास रो इंटरचेंज रिक्वायर्ड ना हो। सो इफ रो इंटरचेंज इज रिक्वायर्ड और in the process of making the matrix upper triangular, the pivot element becomes zero. In this case, we need to change the row. हम क्या करते हैं कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में तो हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं रो इंटरचेंज करके, लेकिन एलयू फैक्टराइजेशन में ये अलाउड नहीं होता। और इसकी रीजन ये है कि अगर हम रो इंटरचेंज कर लेंगे और उसकी फैक्टराइजेशन भी कर लें, लेकिन होगा क्या कि जब हम एल को यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो it will not equal to A if row or column is interchanged. ठीक है कि L क्रॉस U को मल्टीप्लाई करने से हमें वापस A नहीं मिलेगा। तो अगर रो इंटरचेंज रिक्वायर्ड नहीं होगी तो L क्रॉस U को मल्टीप्लाई करने से हमें A मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या हम हर दफा पहले गॉसियन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके ये चेक करेंगे कि क्या रो इंटरचेंज रिक्वायर्ड है या नहीं है, क्योंकि रो इंटरचेंज तो किसी भी स्टेज पे रिक्वायर्ड हो सकती है। इवन कि अगर हमारे पास 5x5 का सिस्टम है तो सेकंड लास्ट रो तक हमें ये देखना पड़ेगा क्या उस पिवट एलिमेंट जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो हम पूरा प्रोसेस तो कर ही चुके होंगे, और अगर हमें उससे जाके पता चले कि अब रो इंटरचेंज रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व ही कर लिया तो फिर एलजीब्रा फैक्टराइजेशन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है फिर। तो हम कुछ ऐसी टेक्निक्स देखना चाह रहे हैं कि rather than doing Gaussian elimination method, we come to know using some technique that row interchange will not be required even if we apply Gaussian elimination method। के हमें ये पहले से मैट्रिक्स को देख के ही पता चल जाए कि इस मैट्रिक्स में रो इंटरचेंज रिक्वायर्ड होगी या नहीं होगी, या हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक किस्म के मैट्रिसेस जो हैं, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने कहा स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, वो हम एक अलग कर लें कि किस किस तरह के मैट्रिसेस होते हैं जिनमें रो इंटरचेंज रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो आज हम दो तरह के पढ़ेंगे, एक हम हैं स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिसेस और दूसरे हैं पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस। ये दोनों मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होंगे कि जब भी हम इनको फैक्टराइज करना चाहेंगे तो ये इजीली फैक्टराइज हो जाएंगे और इनमें किसी भी स्टेज में रो इंटरचेंज रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो ये गारंटी करेंगे ये मैट्रिसेस जो है। ठीक है, ये बेट आप लोगों को बात समझ में आ रही है जहां तक अभी हमने डिस्कस किया? जी सर। जी सर। यस सर। गुड हो गया। अच्छा, डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिसेस, द फर्स्ट क्लास इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग डेफिनेशन। जी
वो हमारा नेटवर्क बैंड है तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं हम। जी बेटा, रिकॉर्डिंग करिए, वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, डेफिनेशन हमारे पास है, द एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज said to be diagonally dominant when this is true। अब ये जो भी मैथमेटिकली हमारे पास लिखा हुआ है, अगर ये बात सही है तो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन जब भी लिखा जाए इसका मतलब होता है स्केयर मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है। तो कोई भी स्केयर मैट्रिक्स वो डायगोनली डोमिनेंट होगा जब ये वाली बात ट्रू होगी। अब ये जो नाम रखा हुआ है डायगोनली डोमिनेंट, इसका मतलब ये होता है कि उसका डायगोनल डोमिनेंट हो। डायगोनल डोमिनेंसी कहते हैं कि गालिब हो, ठीक है, उसकी पावर्स ज्यादा हो, उसका वेट ज्यादा हो। तो डायगोनल किसी भी मैट्रिक्स का आपको पता है कि ये प्राइमरी डायगोनल ये होता है हमारे पास। तो अगर डायगोनल डोमिनेंट है किसी मैट्रिक्स का तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर आगे इसी को थोड़ा सा वेरिएशन आएगी और इसमें आएगा स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है डायगोनली डोमिनेंट का, ये जो इन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है। इससे पहले मैं आपको ओपन कर लेते हैं इसको। आई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लें, इफ आई इज इक्वल टू 1, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे ए 1 1 ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 एंड j इज नॉट इक्वल टू आई। और आई क्या है हमारे पास, वो 1 है, और 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, n तक जा रहा है, ए आई जे। अगर मैं अब इसको ओपन करूँ समेशन को, तो मैंने आई की वैल्यू तो मेरे पास 1 है, ठीक है, क्योंकि ये आई 1 लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली 1 ही लिख देता हूँ आई की जगह पे ना, क्योंकि आई तो हमेशा 1 ही होगा इस जगह पे, जे चेंज होगा। तो आई 1 हो गया। जे की वैल्यू पहले हमने 1 से स्टार्ट करनी है, लेकिन एक कंडीशन लगी है, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि 1 नहीं ले सकते। तो फिर हम 2 से स्टार्ट करेंगे, अगली वैल्यू जे की 2 हो जाएगी, तो A12। अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स हम यहाँ पे ले लें 4 का, n इज इक्वल टू 4 ले लें, इसका मतलब है कि हमारे पास 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है। अब A12 जे की वैल्यू फिर 3 कर देंगे, A13 देखें ये सब मॉड में चल रहा है, और प्लस A14। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A11 का जो मॉड है, A11 की जो मॉड वैल्यू है नेगेटिव साइन को इग्नोर करके, इट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द मॉड वैल्यूज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स इन द रो। ठीक है, ये हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स इस तरह का है, A11 A12 A13 एंड A14, ये 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स में पहली रो हमारे पास ये आएगी। तो A11 जो एलिमेंट है हमारे पास, इट इज ग्रेटर देन, इसका जो मॉड वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल अदर वैल्यूज, इनके मॉड के सम के बराबर, इससे बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, तो हम अगर इसकी पहली रो ले देखें तो 7 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 प्लस 0। तो जब मॉड सिंप्लीफाई किया हमने तो 7 इज ग्रेटर देन 2। ये बात क्या हो गई, ट्रू हो गई हमारी। अगर ये फॉल्स हो जाती बात तो हम कहते हैं ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। अब इसी तरह आई की वैल्यू हमने 2 लेनी है, जब आई की वैल्यू हम 2 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 एंड जे, और यहाँ पे आगे लिख देता हूँ जे इज नॉट इक्वल टू 2 होगा। और यहाँ पे आ गया A2J। अब जब मैं स्टार्ट करूंगा तो जे की वैल्यू जब 1 होगा तो अब अलाउड है, क्योंकि वो नॉट 2 की इक्वल नहीं है, 1 के तो इक्वल हो सकती है ना। तो A21 प्लस A22 नहीं आ सकता क्योंकि 2 की इक्वल नहीं है, A23 आएगा, और A24। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि सेकंड रो में जब हम गए तो अब हम चेक कर रहे हैं कि A21 ये आ गया, A22, A23 और A24। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है A22 ये बड़ा होना चाहिए A21 का मॉड जमा A23 का मॉड जमा A24 का मॉड, इन तीनों के मॉड वैल्यू के सम से A22 बड़ा होना चाहिए। तो देखो डायगोनल जो है वो डोमिनेट कर रहा है अब यहाँ पे, डायगोनल जो है बाकी सब के सम से भी बड़ा है, यानी इसकी जो डायगोनल की पिवट एलिमेंट है इसकी अकेले की जो पावर है वो इन तीनों के पावर्स को जमा करने से भी बड़ी है। इसका मतलब है कि ये A11 जो है ये इन तीनों पे इकट्ठा डोमिनेंट है। समझ आ रही है ना बात आपको? यस सर। तो ये जी सर। नजर आ रहा था साइड पे लिखा हुआ ये एक मिनट इसमें। तो अब इसी तरह सेकंड रो जब हमने ली तो ये 5 जो है ये हमारे पास आ गया, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मॉड प्लस -1 का मॉड। तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी 4 हो गया है ना, तो ये ग्रेटर देन ही आ गया सिर्फ। सिमिलरली जब हमने आखिरी रो को इसी तरह देख लिया, अब आपको समझ आ गई ये i इक्वल टू 3 करेंगे तो -6 यहाँ पे आएगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 5। ठीक है, तो 6 इज ग्रेटर देन हमारे पास। तो ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास इसमें इक्वलिटी कहीं पे नहीं आई, तो जब अगर इक्वलिटी की जरूरत ना पड़े तो उसको हम कहते हैं ये स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो इनइक्वलिटी होती है इसको हम कहते हैं ये सिंपल इनइक्वलिटी है, और जब ये खाली ये इक्वल का साइन ना आए इनइक्वलिटी के, क्योंकि इसमें इक्वलिटी का तस्वीर नहीं है, कोई चांस नहीं है कि चीजें बराबर हो सके कभी भी। अगर बराबर होने का चांस होता है तो फिर हम ये इक्वल का साइन भी यूज करते हैं, उसको इनइक्वलिटी कहते हैं। लेकिन बराबर का साइन ना हो अगर उसमें इक्वल टू का, तो हम उसको कहते हैं इनइक्वलिटी है। तो लेकिन एग्जांपल बी अगर आप देखें तो मुझे बताएं कि ये स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट होगा या नहीं, बी के बारे में बताएं। सर ये नहीं होगा इसमें, अगर सर हम पहले ही रो को ही देखते हैं तो सर उसका जो डायगोनल एलिमेंट है 6 है और दूसरी साइड पे 4 + 3 करेंगे तो वो 7 हो जाएगा। हाँ जी, तो ये 6 लेस जिस स्टेज पे ये फेल होगा वहीं पे स्टॉप कर देगा, हम बता देंगे कि ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पैदा होता कि इस 4 की जगह पे 3 लिखा होता तो 6 इज इक्वल टू 6 हो जाता। इस केस में थोड़ा चांस था कि अगर आगे वाले सेटिस्फाई करते तो फिर ये डायगोनली डोमिनेंट होता, लेकिन स्ट्रिक्टली डोमिनेंट फिर भी ना होता। इनमें थोड़ा सा फर्क आपको समझ में आ गया ना कि डायगोनली डोमिनेंट और स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट में क्या फर्क होगा? सर ये रिपीट कर दें, अभी आपकी आवाज कट रही थी सर, इस चीज की समझ नहीं आई स्ट्रिक्टली। जी मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। अब देखिए नीचे ये पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ये n क्रॉस n मैट्रिक्स A is said to be diagonally dominant if this is true। अब देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है कि इक्वलिटी पे अलाउड है, यानी अगर 6 = 6 आ जाए आंसर, 7 = 7 आ जाए, 3 = 3 आ जाए तो वो डायगोनली डोमिनेंट होगा। बट a diagonally dominant matrix is said to be strictly diagonally dominant when the inequality in 6.10 in this equation is strict for each n, that is when यहाँ पे अब इक्वलिटी का साइन नहीं है, देखें। ठीक है, इस वजह से इसको कहते हैं ये स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है। और जहां के कोई एक वैल्यू बराबर भी हो जाए, मीनिंग पावर्स जब बराबर भी हो जाए और हम अलाउ कर रहे हैं उसको, तो उसको कहते हैं डायगोनली डोमिनेंट। और जब हम ये अलाउ नहीं करते, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी आ जाती है, तो उस केस में हम कहते हैं ये स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है। क्लियर? यस सर। जी सर।
ठीक है, ये आगे इन्होंने यहाँ पे एक इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है इस छोटे से पैराग्राफ में। each main diagonal entry in a strictly diagonally dominant matrix has a magnitude that is strictly greater than the sum of the magnitude of all other entries in that row. ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड इज अ गुड वर्ड, क्योंकि मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं तो ये एब्सोल्यूट भी अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, जैसे हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो वो हम उसको स्क्वायर रूट ले रहे होते हैं, स्क्वायर्स करके स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा, अब ये जो हमने बात डिस्कस की है इसी के बेस पे हमारे पास ये एक थ्योरम है, थ्योरम 6.21। A strictly diagonally dominant matrix A is non-singular। क्या मतलब हुआ कि जो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स होता है वो नॉन सिंगुलर होता है, और जो नॉन सिंगुलर होता है उसके बारे में आप लोग बताएं कि क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सर सिंगुलर वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, नॉन सिंगुलर वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता। हाँ जी, तो आप ये बता रहे हैं कि जो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आप डिटर्मिनेंट भी फाइंड किए बगैर बता रहे हैं कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होगा। और जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो उसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल हो जाता है। इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको जो एडजॉइंट होता है उसको डिवाइड करना पड़ता है डिटर्मिनेंट से, सॉरी हाँ, इनवर्स फाइंड करने डिटरमिनेंट से डिवाइड करना पड़ता है। अगर डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है तो डिवीजन बाय जीरो होके वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसी वजह से उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता फिर। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये इस छोटी सी बात के अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि उस मैट्रिक्स का या उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। Moreover, in this case, Gaussian elimination can be performed on any linear system of the form Ax equal to b to obtain its unique solution without row or column interchange। ये वाली बात है कि अगर मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है, देखो डायगोनली डोमिनेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कह रहे हैं स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है, तो इस केस में जब हम गॉसियन एलिमिनेशन जब भी परफॉर्म करेंगे तो रो इंटरचेंज रिक्वायर्ड नहीं होगी और उसका सोल्यूशन भी यूनिक होगा एंड द कंप्यूटेशन विल बी स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ राउंड ऑफ एरर। और ये भी एक बात बता रहे हैं कि कंप्यूटेशन भी स्टेबल होगी। अब कंप्यूटेशन स्टेबल क्यों होगी ये आप मुझे बताएं, आप लोग पढ़ के आ रहे हैं अभी, राउंड ऑफ एरर क्यों कम होगी? पार्शियल पिवटिंग आप लोगों ने पढ़ी है, ये हिंट है, आप बता दें। सर जो ओवर में आ रहता है वो हमारे पास वो डायगोनल एलिमेंट होता है ना, तो जब वो बाकी रो से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो ओवर में नीचे बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो आंसर हमारे पास छोटा आएगा, उससे एरर कम हो जाएगा। सही कह रहे हैं, क्योंकि जो ग्रोथ ऑफ राउंड ऑफ एरर होती है इट इज ड्यू टू द स्मॉलर वैल्यू इन द पिवट एलिमेंट इन द पिवट प्लेस ना, कि पिवट की जगह पे अगर वैल्यू स्मॉलर आ जाए तो उस वजह से हमारे पास राउंड ऑफ एरर जो है वो ग्रो करती है, डिवीजन होती है और नंबर बड़ा हो जाता है, इस वजह से वो ग्रोथ करती है। लेकिन अब चूंकि हमने यहाँ पे इस बात को मेंटेन रखा है कि पिवट के एलिमेंट्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली बड़े होंगे बाकी एलिमेंट्स के सम से, तो इसका मतलब है कि अब राउंड ऑफ एरर का चांस भी खत्म हो गया। तो ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली बात है, और ये रीजन भी है हमारे पास कि रो इंटरचेंज रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो हम सिर्फ ये चेक कर लेंगे और इसके बाद हम एलयू फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड वी कॉल इट स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। क्लियर है? आगे चले अब हम। यस Okay. So the next is a positive definite matrix. A matrix A is positive definite if it is symmetric
and if X transpose multiply by A multiply by X is greater than 0 for every n dimensional vector. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर एक मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा अगर वो सिमेट्रिक है। दो कंडीशंस हैं, अगर वो सिमेट्रिक है और एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है ये ग्रेटर देन 0 है, और फॉर एवरी n डायमेंशनल वेक्टर x नॉट इक्वल टू 0। तो ये इन्होंने बता दिया। सबसे पहले हमने चेक करना है सिमेट्रिक क्या होता है भाई, कोई बताएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स सर वो जिसका ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स रहे। जी 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 एग्जैक्टली, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है कि अगर उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो इक्वल होता है। अगर आप ये देख लें कि ये आपके पास डायगोनल है, मैं इसको इसे कर लेता हूँ, जो हमारे पास ये डायगोनल आ रहा है, तो डायगोनल के ऊपर नीचे देखें, देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास -1 है, इधर भी -1 होगा, ये देखे ही हमें पता चल जाएगा। ये 0 है तो ये भी 0 है, ये -1 है तो ये भी -1 है। यानी अगर हमारे पास इस तरह रेक्टेंगुलर पेज है और उसको हम सेंटर से फोल्ड करते हैं तो -1 के ऊपर आ जाएगा, 0 0 के ऊपर आएगा, और ये -1 इस -1 के ऊपर आ जाएगा। तो ये देख के भी हमें अंदाजा हो सकता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाजमी नहीं है कि आपके पास जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स बराबर, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो इसके अपोजिट एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो आपके बराबर होने चाहिए। और अगर इस तरह आपको नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेकर वेरीफाई कर सकते हैं कि वो दोनों इक्वल होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि शो करें कि ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट है। तो इसको ले लेते हैं हम, x अगर लेट से हम लेते हैं x1 x2 x3। अच्छा मुझे बताइए, आप लोगों से पूछना है कि a जो है मेरे पास 3x3 है, ठीक है, मैट्रिक्स a 3x3 है। अब मुझे यहाँ पे वो कह रहा है कि x ट्रांसपोज लेना है और यहाँ पे x लेना है, तो इस x ट्रांसपोज की डायमेंशन क्या होगी और x की डायमेंशन क्या होगी, ये बता सकते हैं आप मुझे? सर ट्रांसपोज भी 3x3 होगा ट्रांसपोज में और 1x3 हो जाएगा। जी, ट्रांसपोज में 1x3 होगा, क्योंकि बेसिकली वेक्टर है ना ये x, जैसे मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, ये 3x3 नहीं है। 1x3 हो गया x ट्रांसपोज, और जो x होगा वो 3x1 होगा। 1x3 का मतलब है कि x जो है वो हम एक रो मैट्रिक्स, रो वेक्टर लेंगे, ऐसे ही है ना? यस सर। और जो ये ट्रांसपोज होगा इसको हम कॉलम ले लेंगे। तो अगर ये इस चीज का अंदाजा होगा, मल्टीप्लिकेशन का रूल्स पता होंगे कि मैट्रिक्स कन्फर्मेबल है या नहीं है, तो फिर हम इजीली इसको कर सकते हैं। x ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल टू, अब लिख देते हैं x1 x2 x3 मल्टीप्लाई बाई -1 0 -1 2 -1 0 -1 2, और ये आ गया जी x1 x2 x3। अच्छा, ये उल्टा लिख दिया मैंने, है ना? सॉरी, मैंने थोड़ा सा ना गलत लिख दिया। ये 1x3 था ना, एक्स ट्रांसपोज को 1x3 लिखना था, इसमें एक रो और 3 कॉलम है, तो ये हमारे पास होना चाहिए था, इधर मैंने मिस्टेक कर दी एक। तो ये एक्स ट्रांसपोज है, ये सिंपल एक्स है, तो इस केस में हमारे पास ये चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो नहीं हो रहा था ना, तो ये हो गया जी x1 x2 और x3, यहाँ पे आ गया x1 x2 x3, इस तरह से चलना। ओके, तो अभी हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया,
तो ये हो गया जी 2x1 और माइनस x2 प्लस x3 0 से मल्टीप्लाई होके वो 0 हो गया। तो ये a11 प्लेस पे हमारे पास ये आ गया, क्योंकि अब मुझे पता है कि 1 क्रॉस 3 को 3 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आना है 1 क्रॉस 3। तो ये एक रो के अंदर आंसर आएगा, ये पहला एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस x1 प्लस 2x2, ये आप लोग भी साथ साथ करते रहें, देखते नहीं रहना सिर्फ आप लोगों ने। और माइनस x3 हो गया ना। इसी तरह जो थर्ड एलिमेंट है वो आ जाएगा x2 माइनस x2 प्लस 2x3। वेरीफाई कर लीजिएगा कहीं मिस्टेक ना हो जाए। इसको मल्टीप्लाई करना है x1 x2 और x3 से। तो अब कोई मुझे बताएगा इसका जो आंसर आएगा उसकी डायमेंशन क्या होगी? यानी इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जब आंसर आएगा उसकी डायमेंशन क्या होगी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 3 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 1 होगी। तो ये चूंकि अब हमने 1 क्रॉस 3 था, 3 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 1 क्रॉस 3 इसका आंसर आया। 3 को 3 क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 क्रॉस 1 आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा हमारे पास। सो अब इस पूरे को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो x1 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया 2x1 माइनस x2 से, एंड प्लस x2 जो है अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस x3, और प्लस x3 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस x2 प्लस 2x3 से। अच्छा, तो ये हो गया जी 2x1 का स्क्वायर माइनस x1 x2 और माइनस x1 x2 प्लस 2x2 का स्क्वायर माइनस x2 x3 माइनस x2 x3 और प्लस 2x क्यूब का स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये सारी चीजें आ गई हैं। इसको जो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा जी 2x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस 2x2 का स्क्वायर माइनस, और क्या हो जाएगा जी x2 x3 2x2 और प्लस 2x क्यूब का स्क्वायर। अब हमने प्रूव करना है कि जो हमारे पास आखिरी इक्वेशन ये आई है, दिस इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0। एक्स ट्रांसपोज ए एक्स जो आंसर आया, एक एलिमेंट आ गया ना, द एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये हम इसको कैसे प्रूव करें कि ये तो हमें पता है कि x1 जो है इसका स्क्वायर जो होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन 0 ही होता है, पॉजिटिव होता है। 2 से मल्टीप्लाई होके फिर भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। अब x1 और x2 इसको हम कैसे प्रूव करें कि ये हमारे पास पॉजिटिव होंगे? ये आप लोग ऐसे करें कि 5 मिनट लें और उसको देखें ये क्यों होगा इस तरह से। कोई क्वेश्चन है तो आप x1 का स्क्वायर कंप्लीट कर दूंगे। माइनस 2x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 x3 प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। कोई हिंट मिली आपको यहाँ पे? सर स्क्वायर कंप्लीट हो जाएंगे सर, x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर कंप्लीट हो गए, तो बाकी क्या रहेगा x प्लस x1 माइनस
x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस x3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। जो स्केल्स होते हैं हमेशा ग्रेटर देन 0 होते हैं, तो हमने प्रूफ कर दिया कि whatever you may choose the values of x1, x2 or x3, the answer will always be greater than 0. ठीक है, so this implies the given matrix A, जो मैट्रिक्स A given था हमें, ये मैट्रिक्स जो है ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है और x ट्रांसपोज AX जो है इसमें ग्रेटर देन 0 भी है। क्लियर होगी बात ये? यस सर। जी सर। अब हम आगे चलते हैं, इसका एक थोड़ा सा सिंपल मेथड भी देख लेते हैं। A leading matrix of a matrix A, a leading principal submatrix of a matrix A is a matrix of this form, A की। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A और वो लेट से एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, A11 A12 up to A1n, A21 up to AN1 और ये इस तरह चलेंगे हम, तो ये मेरे पास आ जाएगा ANN। ये A22 कर लें, तो ये भी इस तरह से हमारे पास NN तक जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि AK इज इक्वल टू दिस, यानी सब मैट्रिसेस जो इस मैट्रिक्स के होंगे वो कैसे होंगे, वो AK होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं A1 लेता हूं तो सब मैट्रिक्स जो आएगा मेरे पास वो सिर्फ आएगा A11, क्योंकि K जो है अगर ये 1 लिया तो यहाँ भी K की जगह 1 1 रखना पड़ेगा। A11 हो गया तो A11 सिर्फ ये एक ही एलिमेंट बनेगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह जब मैं K की वैल्यू 2 लेता हूँ तो अब मुझे रिस्ट्रिक्शन आ गई कि मैंने 2 तक जाना है, तो इट मीन्स मेरे पास आएंगे A11 A12 A21 एंड A22। ठीक है, फर्स्ट केस में मेरे पास सिर्फ A11 था और सेकंड केस में मेरे पास ये सारे का सारा ग्रुप बन गया। और सिमिलरली जब हम A3 लेते हैं तो इस केस में मेरे पास आ जाएंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, इसी तरह ये ग्रो करता चलेगा। ये तीसरा सब मैट्रिक्स होगा और ये जहां तक n क्रॉस n होंगे उतने हमारे पास मैट्रिक्स आएंगे। अगर n जो है ये 4 है तो 4 सब मैट्रिसेस आएंगे हमारे पास, लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस इन्हें कहते हैं। तो अब ये थ्योरम इसके बारे में आ गया कि असिमेट्रिक मैट्रिक्स A is a positive definite if and only if each of its leading principal submatrix has the positive determinant। जितनी भी इसके लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस होंगे जैसा कि अभी बताया गया, तो इन सब का अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, इसमें इक्वल टू वाली बात नहीं होती कि अगर एक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है और उसकी लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इस केस में भी हम कहेंगे कि मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट है। अब फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है इसके 3 हमारे पास बनेंगे, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। A1 जो है हमारे पास उसमें सिर्फ 2 आ जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट भी 2 होता है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। इसी तरह A2 जो हमारे पास बनेगा उसमें आएंगे ये वाला 2 -1 -1 2 और A2 का जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये 2 क्रॉस 2 4 हो गया और 4 -1 which is equal to 3, it is again greater than 0। और इसी तरह आप A3 का फाइंड करके देखेंगे तो A3 का जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। और
अगर हम इसी सीक्वेंस को देखें तो उसका डिटर्मिनेंट होगा 4 विल बी ग्रेटर देन 0। तो ये रिलेटिवली पिछले मेथड से थोड़ा इजी है कि वहां पे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने पड़ेंगे और फिर आप प्रूफ कर सकते हो कि मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप उसकी लीडिंग सब मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट ले लो तो वो आप जरा इजीली बता सकते हो कि मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा या नहीं होगा। ये बात क्लियर होगी बेटा आप लोगों को? यस सर। जी सर। इसी के आगे एक थ्योरम है, थ्योरम 6.26। द सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट आ गई। मैथमेटिकली अभी समझने के लिए आपको स्टेटमेंट भी समझ आनी चाहिए कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होगा, कब होगा? इफ एंड ओनली इफ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड without row interchange can be performed on a linear system with all pivot elements positive। क्योंकि यहाँ पे एक और बात है, विद ऑल पिवट एलिमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। ये जो इफ एंड ओनली इफ होता है ये टू वे होता है, पता है ना आप लोगों को? जो इफ एंड ओनली इफ होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि शाहिद अफरीदी खेलेगा तो हम मैच जीत जाएंगे। ठीक है, कंडीशन आ गई ना कि अगर शाहिद अफरीदी जो है उसने खेला और हम मैच जीत गए, ये ट्रू हो गया। यानी अगर शाहिद अफरीदी खेलेगा तो हम मैच जीतेंगे, अगर बादल होंगे तो बारिश होगी। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो सकता है? अगर बारिश होगी तो बादल भी होंगे, तो अभी टू वे आ गया। और अगर हम उस वाला करें कि अगर शाहिद अफरीदी खेलेगा तो हम मैच जीतेंगे, तो अगर हम इसका अपोजिट करेंगे तो ये होगा कि अगर हम मैच जीतेंगे तो शाहिद अफरीदी खेलेगा। तो ये डिफरेंट हो गया ना फिर। अब इसमें वो बात नहीं आ रही, वो पहली वाली बात और थी, खेलेगा तो हम मैच जीतेंगे। यहाँ है कि अगर हम जीतेंगा तो खेलेंगे, तो वो तो अगले मैच की बात आ गई। तो कभी टू वे ट्रू होता है और कभी टू वे ट्रू नहीं होता। ये मैंने दोनों की आपको एग्जांपल देके ना समझाने की कोशिश की। तो यहाँ पर है ये टू वे ट्रू है। टू वे ट्रू है इसको हम कहते हैं बाई इम्प्लीकेशन। ये सिंपल जो है ना वन वे, इसको कहते हैं इम्प्लीकेशन। और जब टू वे ट्रू होता है तो इसको कहते हैं बाई इम्प्लीकेशन। बाई का ये टू से मतलब होता है ना। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? मेरी बात आ रही है? अच्छा, इफ एंड ओनली इफ। अब इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर इसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट ट्रू है तो राइट साइड वाला भी ट्रू होगा, या फिर अगर राइट साइड वाला ट्रू है तो लेफ्ट साइड वाला भी ट्रू होगा। यानी अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और पॉजिटिव डेफिनेट है तो गॉसियन एलिमिनेशन हम कह सकते हैं कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में हमें रो इंटरचेंज रिक्वायर्ड नहीं होगी और इसके पिवट एलिमेंट भी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो एक बात चल रही है ऑलरेडी, के बजाय हम गॉसियन एलिमिनेशन अप्लाई करें, हमें पहले से पता चल जाए कि रो इंटरचेंज रिक्वायर्ड होगी या नहीं होगी। तो वो ये हमें बता रहा है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और पॉजिटिव डेफिनेट है तो रो इंटरचेंज रिक्वायर्ड नहीं होगी। विदाउट रो इंटरचेंज कैन बी परफॉर्म्ड, रो इंटरचेंज रिक्वायर्ड नहीं होगी। और इसकी जब दूसरी तरफ से देखते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि अगर गॉसियन एलिमिनेशन मेथड जो है वो रो इंटरचेंज के बगैर अप्लाई हो जाता है और उसके तमाम पिवट एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं, इस केस में हमारा जो मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। ये दोनों बातें होंगी। अगर ये वाली बात ट्रू है तो ये वाली बात भी ट्रू होगी। मोreover in this case computations are stable with respect to the growth of round of error। तो यहाँ पे भी वही बात है हमारे पास कि राउंड ऑफ एरर यहाँ पे ग्रो नहीं करेगी क्योंकि पिवट एलिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव भी होंगे और उनकी कंपैरेटिवली वो बड़े भी होंगे। तो ये दो थ्योरम्स से जिन्होंने हमें गारंटी किया है कि हम जब एलजी फैक्टराइजेशन हम करते हैं या कोई भी और फैक्टराइजेशन टेक्निक हम यूज करते हैं तो इन केसेस में हमारे पास जो है सॉल्यूशन आ सकता है। और सॉल्यूशन आने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेट है या फिर हमें ये पता चल जाए कि मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट है। इन दोनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया अचीव हो गया
तो हम ये कह सकते हैं कि एलयू फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल होगी। अब यहाँ पे ये बात समझने की है कि अगर इफ a matrix is positive definite or strictly diagonally dominant, SDD लिख दिया मैंने, ठीक है, कि इन दोनों में से कोई एक बात अगर है, then factorization mean matrix factorization is possible। अगर मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट है या स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा। देखो अभी हम ये वाली बात की हमने, हम कह रहे हैं कि इसका रिवर्स ये ट्रू है तो लाजमी नहीं है कि इसका रिवर्स भी ट्रू हो, ठीक है। रिवर्स क्या होगा कि मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन उसी वक्त पॉसिबल होगी जब वो पॉजिटिव डेफिनेट या स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैट्रिक्स जो है उसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन है तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट हो या पॉजिटिव डेफिनेट हो, उसके बगैर भी मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन हो सकती है। लेकिन हमें ये थ्योरम गारंटी ये दे रहा है कि अगर वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा या फिर एसडीडी यानी स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट होगा तो मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन लाजमी तौर पे पॉसिबल होगी, ठीक है। तो आप ये थोड़ा जहन में रख लें कि यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनेट और स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट के अलावा भी कोई और ऐसी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से मैट्रिक्स जो है वो फैक्टराइजेबल हो, ठीक है। लेकिन अगर ये हम चेक कर लेते हैं क्राइटेरिया तो ये क्राइटेरिया हमें गारंटी करते हैं। ये बात समझ आ गई ना आप लोगों को? जी सर। ठीक, ओके। अब हम आगे चलते हैं। तीन हमारे पास नॉर्मली हम टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं फैक्टराइजेशन की। एक तो हमने एलयू फैक्टराइजेशन की है जिसमें हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड यूज किया था और वो जो कोएफिशिएंट्स थे जीरो बनाने के लिए यूज हो रहे थे उनको लेफ्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लिया था। लेकिन यहाँ पे अब हम तीन तरह की देखेंगे। एक सबसे पहले हम देखते हैं डुलिटल्स मेथड और उसके बाद दूसरा है हमारा क्लाउड मेथड और लास्ट जो है वो है चर्लेस्की मेथड। ये तीनों मेथड जो है हमारे चल सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में भी दे देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में ये आप लोगों ने इसको कंप्लीट करके लाना होगा। अच्छा, डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स इन तीनों में यही होता है। इसमें पहले में होगा एल यू, इसमें भी एल यू, और चर्लेस्की में यह होता है कि एल को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं। जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज क्या होगा, बोलो भाई। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर। ट्रांसपोज लिया तो अपर बन जाएगा। बहुत अच्छा। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, डू लिटल्स। इसमें मैं आपको कुछ चीजें हाईलाइट कर देता हूं और इसमें पहले यू आ रहा है, ठीक है। ये मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं ताकि आप लोगों को बात में आसानी हो जाए। जो डू लिटल्स मेथड होता है इसमें जो लोअर मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल में वन आता है, ठीक है। अगर मैं इसको 3x3 लेता हूं तो L21 10, L31, L32 और ये 1। देखो ये हिंट है कि डू लिटल्स में जो L आ रहा है ये शो कर रहा है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर 1 लेना है, ठीक है। और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा वो इसी तरह आ जाएगा U11, U12,
U13, इसी तरह 0, U22, U23, 0, 0, U33। और इसी तरह क्राउड जो है इसमें ये U पहले आ रहा है, तो इस U से हम ये हिंट ले लेते हैं कि इसका जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा उसमें हमने डायगोनल में 1 रखना है। तो लोअर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा L11, L21, L31, 0, 0, L22, 0, L32, L33। ये हमारे पास लोअर बन गया, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपर से मल्टीप्लाई करेंगे, और अपर के डायगोनल में 1 रखना है हमने, ठीक है। 1 और U21, U31, 1 U, सॉरी ये गलत हो गया ना, ऐसे तो नहीं लिखते। सो रहे हैं, जाग रहे हैं आप लोग? 1 2 1 3 और 2 1 2 2 और 2 3। ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। तो जो क्राउड मेथड है इसमें हमने क्या करना है कि इसके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल में 1 लेना है, और जो डूलिटल्स मेथड है इसके लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल में 1 लेना है, और बाकी वैल्यूज हमने लिख दी हैं जो कि हमने फाइंड किया। और यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास अगर आपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिया है L11, L21, L31, 0, 0, L22, 0, L32 और L33, तो इसी का ट्रांसपोज हम ले लेंगे जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका ट्रांसपोज क्या होगा, L11, L21, L31, 0, L22, L32 और 0, 0, L33। इसी के लोअर के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल अब एक हम लेते हैं प्रॉब्लम, तो एक मिनट वेट कीजिएगा। डूलिटल्स मेथड में हम इसी तरह करेंगे, A इज इक्वल टू L क्रॉस U। अब ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसका मतलब है जो इसका L क्रॉस U होगा वो इसी तरह का हमारे पास आएगा। मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया U11, बाकी सब 0 हो गए। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया U12, बाकी सब 0 हो गए। इसी तरह फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आ गई 3। सेकंड रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, L21, U11 और बाकी 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, 0 0 से 0 हो गया। आगे सेकंड कॉलम सेकंड रो L21, U12 और फिर प्लस U22, ये 0 से 0 हो गया। समझ आ रही है ना बात की? बोलो भाई, समझ आ रही है? यस सर। जी सर। जी सर। अच्छा, L21, U13, मैंने अभी आप L21, U13 और इसी तरह सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो U23 हो गए साथ में। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम L31, U11, बाकी सब 0 हो गए। आगे आ गया जी L31, U12 प्लस U22, L32, ठीक है। और आखिरी आ जाएगा L31, U13 प्लस L32, U23 प्लस U33। अब हमने क्या करना है, हमने
कंपेयर करना है इस ए को इस ए के साथ, इनको कंपेयर करना है। तो u11 की जगह पे क्या आ गया 4, ये पहली वैल्यू हमारे पास आ गई, u11 इज इक्वल टू 4 हो गया। इसी तरह u12 इज इक्वल टू क्या आ गया -1। असल में इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है हमने। और u13 ये हो गया जी 1। जी बेटा कुछ नहीं सर, वो वैल्यू बोली थी। अच्छा जी, तो अब L21 u11 ये किसके इक्वल आ रहा है -1 के। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास u11 की वैल्यू 4 मौजूद है, दैट इम्प्लाइज L21 इज इक्वल टू -1 ओवर और ठीक है बेटा, -4 ही होगा ना, u11 की जो वैल्यू है वो 4 है हमारे पास। यस सर, यही होगा। हाँ जी, तो इसके मतलब अगला देख लें आप, L21 u12 प्लस u22 इट इज इक्वल टू 4.25। अब हमें L21 की वैल्यू पता चल गई है -1 और 4 है, u12 की वैल्यू हमारे पास है -1, ठीक है, और u22 की फाइंड करनी है। तो अब इसको सॉल्व कर लें, ये 1/4 हो गया, तो दैट इम्प्लाइज u22 इज इक्वल टू 4.25 -1/4 जो होता है वो 0.25 होता है, ऐसे ही है, 4 रह गया हमारे पास। तो ये u2 की वैल्यू भी हमने 22 की वैल्यू भी कर ली है। इसी तरह आगे हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, 2.75 की इक्वल रखना है, L21 u13 प्लस u23 इज इक्वल टू 2.75। अब L21 जो है ये -1 और 4 हमने फाइंड किया है ना ऑलरेडी, हाँ जी, -1 और 4 आ गया, और u13 जो है ये 1 की इक्वल है, और u23 इज इक्वल टू 2.75। तो अब ये हो गया जी u23 इज इक्वल टू 2.75 प्लस ये -1 और 4 था, यहाँ के 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 0.25 की इक्वल होता है, तो ये हो गया 3। u23 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। इसी तरह अब ये वाला कॉलम लेते हैं L31 u11, तो L31 और u11 इट इज इक्वल टू 1 की इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो u11 की वैल्यू हमारे पास 4 है, दैट इम्प्लाइज L31 इज इक्वल टू 1/4 हो गया, और L31 u12 प्लस u22 L32 इट इज इक्वल टू 2.75। अब L31 की जो वैल्यू है ये रिसेंटली फाइंड की है, ये 1/4 हो गई, और u12 की वैल्यू -1 हो गई, u22 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी, क्या थी बोले भाई, अच्छा, तो ये हो गई जी -1/4, तो 4 L32 इज इक्वल टू 2.75 प्लस 0.25 विच इज इक्वल टू 3, तो L32 इज इक्वल टू हो गया 3/4 हो गया। और क्या चीज रह गई हमारे पास, आखिरी रह गया L31 u13। तो L31 जो है ये क्या है हमारे पास, पता है किसी को, L31 1/4 1/4 है, L31 1/4 आ गया हमारे पास, और u13 ये 1 हो गया, और L32 कहाँ गया, 3/4 हो गया ना,
और U23 ये फाइंड किया हुआ, ये 3 है, प्लस U33 और ये इक्वल आ रहा है किसके 3.5 kg। तो 1/1 ये 3 से 3/4 है, मल्टीप्लाई बाई 3 ये 9/4 हो जाएगा। क्या होगा बोले भाई, कट तो नहीं जाएगा 3 से? नो सर नो सर नहीं कटेगा, तो 9/4 हो जाएगा ना? यस सर। अच्छा 9/4 हो जाएगा, प्लस U33 इज इक्वल टू 3.5। तो ये हो गया जी 12 हो गया यहाँ पे, है ना, 4 और 27, तो ये हो गया 31/12। प्लस U33 इज इक्वल टू 3.5। 3.5 माइनस 31/12 क्या बनेगा जी? माइनस करके सर बताएं। 11/12 नेगेटिव 0.916 नेगेटिव तो नहीं आएगा, ये सर पॉजिटिव ही होगा। 0.916 0.916 0.916, लेकिन फ्रैक्शन में बताएं, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है। सर 11/12। चलो 11/12 ठीक है। ये U33 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने इन वैल्यूज को दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये मैट्रिक्स का जो हमने लिखा था, लोअर और अपर जो लिखे थे, तो जो हमारे पास लोअर था उसमें 1 0 0 1 0 1 था। अब मुझे बताएं L21 का जवाब क्या आया था, लिखा हुआ आप लोगों के पास? -1/4 लिख नहीं रहे आप लोग, है ना, देख रहे हैं सिर्फ। या मैट्रिक्स आपने खुद लिख के कर रहे होते ना, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा होता। L21 आ गया, इसके बाद L31 1/4 आ गया, L31, और L32 3/4 आ गया। ठीक है, ये L आ गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया, और अपर में हमारे पास U4 -1 1 आ गया, 1 आ गया, ये 0 0 0 है, और U33 11/2 हमारे पास आया हुआ है। अब रह गए जी U22 कहाँ पे है? ये 4 है, और U23 3 है। ठीक है, तो ये हमने देखें L और U हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। क्लियर है बात? ये हमें यस दोनों। सर। अब अगर हमें, अब यहाँ पे तो सिर्फ मैट्रिक्स दिया गया था A, अगर हमें A इज इक्वल टू L क्रॉस U, ये हमारे पास अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर हमने पुट करना होता, तो हम क्या करते हैं, यही जो दो मैट्रिक्स अब हमने फाइंड किए हैं इनको हम एक ही जगह पे रखते, और फिर वही प्रोसीजर जो हमने शुरू में लिया हुआ है कि L U X इक्वल टू B, तो U X इज इक्वल टू Y एंड L Y इज इक्वल टू B, इसको इस तरह से करके हम यहाँ पे x की वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो टेक्निक डुअल मेथड है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये देखना है कि जो क्राउट है उसके जरिए से L और U हमारे पास क्या आते हैं, और फिर आपने देखना है चोलेस्की मेथड में, अगर जिस तरह हमने ये L लिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज लेकर इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास A क्या आएगा। और इसमें आपने ख्याल करना है कि
जो एल और एल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम का स्क्वायर बन जाएगा। जब L11 का स्क्वायर आपके पास आएगा तो आपने अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट लेने के बाद दो वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, तो आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, जब आपके पास चॉइस आ जाए तो आपने इस केस में हमेशा आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इस केस में चोलेस्की मेथड के केस में। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग ये इसको सॉल्व करके लेकर आएंगे। ठीक है बेटा, यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? जी सर। जी सर। कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर के हवाले से? नो सर। चलिए, इसकी रिकॉर्डिंग जो है ये आपको यूट्यूब पे मैं अपलोड करके फिर आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके सर।